नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। इस बुलेटिन में आज बात होगी शाहीन बाग प्रदर्शन पर होने वाली बातचीत की, केजरीवाल के शपथ ग्रहण पर बीजेपी की सियासत की, जानेंगे कि क्या सोनिया गांधी फिर से चमका पाएंगी कांग्रेस का सितारा, बिहार और बंगाल चुनाव को लेकर क्यों डरी बीजेपी, और आखिर में बात होगी आरबीआई के बड़े दावे की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में जीत के बाद आपके हौसले बुलंद, पार्टी नेता गोपाल राय बोले, जहां जहां हमारा संगठन मजबूत होता जाएगा हम चुनाव मैदान में उतरेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस में फिर नजर आई दरार, ज्योतिरादित्य सिंधिया की चेतावनी पर बोले सीएम कमलनाथ, तो वो उतर जाएं, हमने तो अपने वादे पूरे किए हैं। दिल्ली चुनाव में हार के बाद बीजेपी ने बदले कई प्रदेश अध्यक्ष, वीडी शर्मा बने मध्य प्रदेश के प्रमुख, दल बहादुर चौहान को सिक्किम की कमान, सुरेंद्रन के कंधों पर केरल की जिम्मेदारी। निर्यात में लगातार छठे महीने गिरावट, जनवरी में निर्यात 1.66% घटकर 25.97 अरब डॉलर रहा, व्यापार घाटा भी 7 महीने में सबसे ज्यादा। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जो जुड़ी है उस प्रदर्शन से जिसने पिछले 2 महीनों से देश को हिलाकर रख दिया है। जी हां, शाहीन बाग प्रदर्शन, जो मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ पिछले 15 दिसंबर से जारी है। महिलाएं संविधान की रक्षा के लिए सड़कों पर बैठी हैं, जिनसे बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली में हार मिली, अमित शाह ने प्रदर्शनकारियों को न्योता दिया, जिस पर अब कल कुछ प्रदर्शनकारी उनसे मिलने पहुंचेंगे। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, 2 महीने से ये प्रदर्शन चल रहा है, जिसे पीएम मोदी ने प्रयोग बताया, अमित शाह ने भी बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हार हुई है तो सरकार बुलावा भेज रही है, जिस पर प्रदर्शनकारी भी मिलने को तैयार हैं। आपको क्या लगता है कि क्या बातचीत से बात बनेगी या फिर बिगड़ेगी? जी मोनिका, शाहीन बाग का नाम ले लेकर भाजपा दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी, आपको याद होगा। लेकिन उसने जो उम्मीद की थी, यानी भाजपा ने जो उम्मीद की थी, उसमें वो सफल नहीं हो पाई, यानी बीजेपी ध्रुवीकरण नहीं कर पाई और दिल्ली की जनता ने बता दिया कि नफरत की सियासत यहां नहीं चलने वाली है। खैर, शाहीन बाग के लोगों से मिलने की इच्छा अमित शाह ने एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में जाहिर की थी और इसी सिलसिले में आज शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने प्रेस को संबोधित किया और कहा कि गृह मंत्री ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया है और वो कल 2 बजे उनसे मिलने जाएंगे। लेकिन गृह मंत्रालय की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। गृह मंत्रालय ने शाहीन बाग के लोगों से कल किसी भी मीटिंग से इनकार कर दिया है। इधर शाहीन बाग में ही एक धड़ा ऐसा भी है जो अमित शाह से मिलने जाने से इनकार कर रहा है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों का कहना है कि हम सब जाएंगे, यानी पूरी महिलाएं, बच्चे, पुरुष जो भी शाहीन बाग में आंदोलनरत हैं, वो सब अमित शाह से मिलने जाएंगे। दूसरी तरफ इन्हीं लोगों का, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्हीं लोगों का यह भी कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में मार्च करने की इजाजत दिल्ली पुलिस ने अभी तक नहीं दी है। कुल मिलाकर ऊहापोह वाली स्थिति बनी हुई है और साफ नजर आ रहा है कि सरकार की तरफ से इस विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने के लिए जो सकारात्मक पहल होनी चाहिए थी, वो नहीं हो रही है और 2 महीने बाद भी शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है। एक नजर 17 तारीख यानी सोमवार पर भी रहेगी, क्योंकि इसी दिन सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग की सड़क को लेकर के सुनवाई है और कोर्ट इस मसले पर क्या फैसला सुनाता है वो भी अहम रहने वाला है। राजीव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो देखना होगा कि कल बातचीत होती है या नहीं और इसका नतीजा क्या निकलता है। वैसे कल का दिन वाकई खास है, क्योंकि रविवार को तीसरी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। लेकिन इस समारोह से पहले ही बीजेपी ने शिक्षकों को लेकर सियासत शुरू कर दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में पूरी दिल्ली को न्योता दिया है। उन्होंने सियासतदानों को दूर कर शिक्षकों को बुलावा भेजा। इस निमंत्रण से बीजेपी इस कदर तिलमिलाई है कि उसने शपथ ग्रहण पर सियासी ग्रहण लगाने के लिए शिक्षकों को बीच में घसीट लिया। बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शिक्षकों को जबरन शपथ ग्रहण में बुलवा रहे हैं। पश्चिमी दिल्ली से बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने कहा कि केजरीवाल जबरदस्ती का दिखावा कर रहे हैं, वो शिक्षकों को जबरन बुला रहे हैं। वहीं इस आरोप पर कांग्रेस ने भी सुर में सुर मिलाया है। पश्चिम दिल्ली से कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि केजरीवाल किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वहीं विपक्ष की सियासत पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को शिक्षकों का सम्मान करना नहीं आता। सिसोदिया ने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह में हर क्षेत्र के लोग आ रहे हैं। स्टेज पर 50 मेहमान होंगे, जिनमें शिक्षक, स्कूल के चपरासी, ओलंपियाड में शामिल होने वाले सरकारी स्कूल के बच्चे और दिल्ली के निर्माता होंगे। इसी के साथ दिल्ली को बनाने वाले उद्योगपति, वकील, पत्रकार, छात्र, बस ऑटो ड्राइवर,
किसान और सोशल वर्कर भी शामिल होंगे। मेहमानों की ये सूची सामने रखने के साथ ही मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के हार पर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि जनता ने केजरीवाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को जिताया है, ये उनकी जीत है, जबकि दिल्ली की जनता ने झूठ का सहारा लेने वालों को नकार दिया है। सिसोदिया के इस जवाब ने बीजेपी और कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अगर विपक्ष आरोप लगाएगा तो सरकार की तरफ से ऐसा ही करारा जवाब दिया जाएगा। तो दिल्ली में फिर होने वाला है केजरीवाल का राज, लेकिन ये सत्ता यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए आपने बीजेपी को पछाड़ा है, हाथ को उखाड़ा है। दोनों ही पार्टियों का चुनाव में बुरा हाल हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा हालत कांग्रेस की खराब है। इसीलिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी चिंतित है। यही वजह है कि पार्टी में नई जान डालने के लिए सोनिया ने नई रणनीति बनाई है। देखिए रिपोर्ट। 1999 में जब सोनिया गांधी ने कांग्रेस की कमान संभाली थी, तब भी कांग्रेस चित पड़ी थी। उस वक्त सोनिया गांधी ने अपनी रणनीति से पार्टी को सियासत में नंबर 1 बनाया था। अब एक बार फिर पार्टी उस मोड़ पर खड़ी है जहां सिर्फ और सिर्फ परेशानियों का अंबार है। और दिल्ली चुनाव में 0 के स्कोर ने तो पार्टी को टूट की कगार पर ला दिया है। इसीलिए सोनिया गांधी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है और वो हार पर मंथन कर नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं। सोनिया गांधी ने पार्टी के प्रदर्शन को लेकर नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम बनाया है। इसी क्रम में उन्होंने चांदनी चौक से पूर्व विधायक अलका लांबा से मुलाकात की, जहां कांग्रेस नेता ने उन्हें दिल्ली में खराब प्रदर्शन का कारण बताया। अलका लांबा ने कहा कि उन्होंने चुनाव नतीजों और राष्ट्रीय राजधानी में पार्टी को मजबूत करने के लिए कदम उठाने को लेकर बातचीत की। अलका लांबा के अलावा सोनिया गांधी पार्टी के दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगी और हार की वजह को जानेंगी। इस वक्त कांग्रेस के लिए ये मंथन बहुत जरूरी है, क्योंकि दिल्ली में पार्टी का वजूद ही मिटता जा रहा है। एक वक्त था जब पार्टी ने 1998 से लेकर 2013 तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया था। लगातार 15 साल तक सत्ता में काबिज रहने का रिकॉर्ड भी कांग्रेस ने हासिल किया था, लेकिन 2013 के बाद से कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। 2013 में पार्टी को महज 8 सीटें मिली। 2015 में कांग्रेस 0 पर सिमट कर रह गई और अब की बार भी पार्टी 0 ही है। इसी स्थिति को सुधारने के लिए सोनिया गांधी ने कमान संभाली है। अब देखना होगा कि वो पार्टी में नई जान कैसे डालेंगी। कांग्रेस ने तो फिर से सियासी जमीन पर आने के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या सोनिया फिर से पार्टी को आगे ला पाएंगी। वैसे दिल्ली चुनाव के नतीजे बीजेपी के लिए भी अच्छे नहीं हैं। इसका असर बिहार और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिल सकता है। इन 2 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर अब पार्टी के सामने नई रणनीति बनाने की चुनौती खड़ी हो गई है। 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद बीजेपी जीत का दूसरा नाम बनकर उभरी थी। पार्टी अपनी रणनीतियों की वजह से देश के आधे से ज्यादा राज्यों में काबिज हुई थी। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह की बिछाई बिसात में फंसकर विरोधी चित होते थे, लेकिन बदलते वक्त के साथ ये रणनीतियां फेल होने लगी हैं। बीजेपी का कोई भी पासा विरोधियों को पस्त नहीं कर पा रहा। महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब दिल्ली में भी बीजेपी के दाव बेकार गए हैं। इसीलिए अब उसके सामने बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरने की बड़ी चुनौती है। दरअसल महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक बीजेपी ने जमकर राष्ट्रवाद को भुनाया था, उन मुद्दों को उठाया था जिनमें जनता की भावनाएं जुड़ी हैं, लेकिन लोगों ने पार्टी के इस एजेंडे को नकार दिया। जनता को न राष्ट्रवाद पसंद आया, न ही मोदी का नाम, जबकि बीजेपी इस मुगालते में जी रही थी कि इन मुद्दों के सहारे वो सत्ता तक पहुंचेगी। यहाँ तक कि उसने तो बिहार और पश्चिम बंगाल में भी राष्ट्रवाद को हवा देनी शुरू कर दी थी। इन दोनों राज्यों में नेता अभी से लोगों को बरगलाने लगे थे, लेकिन अब 3 राज्यों में हार के बाद पार्टी चिंता में पड़ गई है कि राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाया जाए या फिर कोई और रणनीति तैयार की जाए, क्योंकि बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों ही राज्यों में बीजेपी के लिए जीतना आसान नहीं है। एक तरफ मजबूत महागठबंधन है तो दूसरी तरफ दीदी की दहाड़ है। अब इन दिग्गजों को मात देने के लिए बीजेपी क्या दाव लगाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। बीजेपी सोच रही थी कि राष्ट्रवाद के सहारे वो दिल्ली चुनाव में अपना राजनीतिक बनवास खत्म कर लेगी, लेकिन दाव उल्टा पड़ गया, जिससे बीजेपी के सामने बिहार चुनाव में भी मुश्किल खड़ी हो गई है। और अब तो आरजेडी से लेकर कांग्रेस तक उसके सामने चट्टान की तरह खड़े हो गए हैं। जहां आरजेडी पोस्टर से बीजेपी और जेडीयू को घेर रही है, वहीं अब कांग्रेस ने भी तंज कसना शुरू कर दिया है। बिहार में राजनीतिक दल सोशल मीडिया पर इतना एक दूसरे को खरी खोटी नहीं सुनाते जितना वो पोस्टर के जरिए सुनाते हैं। कांग्रेस ने तो पोस्टर पॉलिटिक्स में सबसे आगे निकलते हुए एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। पार्टी ने पोस्टर के सहारे एक तरफ बीजेपी और जेडीयू को घेरा है, तो वहीं आरक्षण का जिक्र कर SC/ST को साधने की कोशिश की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों को पोस्टर से पाट दिया है। इस पोस्टर में साजिश के तौर पर दर्शाया गया है कि हर बुरे काम में नीतीश कुमार बीजेपी के सहयोगी रहे हैं। दूसरी साजिश के तौर पर दिखाया गया है
कि नीतीश ने अपनों का साथ देकर बीजेपी की तरफदारी की है। पोस्टर में लिखा है कि जब जब भाजपा संग नीतीश कुमार तब तब होती है साजिश अपार। और वहीं साजिश 3 में कहा गया है कि बीजेपी धीरे धीरे आरक्षण खत्म करने की ओर कदम बढ़ा रही है। पोस्टर लगाने वाले कांग्रेस के पूर्व जिला सचिव सिद्धार्थ क्षत्रिय ने कहा है कि बीजेपी उत्तराखंड में IAS में आरक्षण हटाने का प्रयास कर रही है। सिर्फ उत्तराखंड में नहीं बल्कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के कहने पर पूरे देश में आरक्षण खत्म करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की इस साजिश को कांग्रेस कभी पूरा नहीं होने देगी। वहीं कांग्रेस के इस पोस्टर से तिलमिला उठी है। बीजेपी के प्रवक्ता अजीत चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलित और पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर साफ कर दिया है कि बीजेपी के रहते दुनिया की कोई शक्ति आरक्षण खत्म नहीं कर सकती। नेताओं के बीच जारी इस बयानबाजी से साफ है कि पोस्टर पॉलिटिक्स से सूबे का पारा गर्मा गया है। अभी तो केवल शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे ये सियासत और रंग बदलेगी। बिहार में चुनाव से पहले सियासी पारा गरमाता जा रहा है। अब कांग्रेस भी धीरे धीरे अपने तेवर तल्ख कर रही है, जिससे बीजेपी की धड़कनें तेज हो गई हैं। इसीलिए तो चुनाव से पहले पार्टी महामंथन करने जा रही है। जी हां, मार्च में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी, जिसमें 10,000 नेताओं के जुटने की उम्मीद है। इसमें पार्टी की स्थिति को लेकर चर्चा की जाएगी। लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद से मोदी सरकार खुद को जैसे खुदा मान बैठी है। वो सोचती है हम जो करेंगे बिल्कुल सही करेंगे, हमारे फैसले जो होंगे वो बिल्कुल सही होंगे, जिनके खिलाफ आवाम आवाज तक नहीं उठाएगी। लेकिन ये सिर्फ सरकार का भ्रम है, क्योंकि हकीकत ये है कि सरकार के फैसले जनता को पसंद नहीं आ रहे हैं। ये फैसले देश हित में नहीं किए जा रहे हैं, केवल मनमानी की जा रही है। इसीलिए लोग भी अब खुलकर विरोध करने लगेंगे। महिलाओं ने क्रांति लाने के लिए कदम बढ़ा दिए हैं। ये बढ़ते कदम न सिर्फ मोदी सरकार की फजीहत करवा रहे हैं, बल्कि बीजेपी को भी बार बार हार की कगार पर ला रहे हैं। इसीलिए अब बीजेपी में महामंथन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मार्च में 2 दिवसीय बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक की जाएगी, जिसमें देश भर के 10,000 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ता भाग लेंगे। हालांकि अभी तिथि और स्थान तय नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि बैठक दिल्ली में कराने की तैयारी है। सुविधाओं के मद्देनजर ये बैठक रामलीला मैदान की जगह इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस बैठक में शीर्ष पदाधिकारी पार्टी की स्थिति पर विचार विमर्श करेंगे और लगातार मिल रही हार के कारणों को बताएंगे। साथ ही देश में लगातार हो रही सरकार की मुखालफत को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की जाएगी। इस बैठक से साफ है कि बीजेपी को भी हार का डर सताने लगा है। वो पार्टी की स्थिति को लेकर चिंतित है। खासकर मोदी सरकार की हो रही किरकिरी ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा रखी है। इसीलिए नेता बैठक कर हालात को सुधारने पर चर्चा करेंगे। अब देखना होगा कि इस मंथन से क्या बीजेपी की चिंता दूर हो पाएगी। और बुलेटिन के आखिर में बात आरबीआई के बड़े दावे की। देश में जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। लोग राहत की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई किरण नजर नहीं आ रही है। सरकार से तो जनता आस ही छोड़ चुकी है। वहीं आरबीआई भी रेपो रेट में कटौती नहीं कर रहा है, लेकिन अब रिजर्व बैंक ने लोगों की मुश्किलें कम करने के लिए बदलाव के संकेत दिए हैं, लेकिन उस पर भी सवाल बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। देश में हालात कब सुधरेंगे? कब लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी? कब जनता के कंधों से बोझ कम होगा? ये सवाल आज देश के हर नागरिक की जुबान पर है, लेकिन इसका जवाब सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है। पीएम मोदी तो पूरी तरह से खामोश हैं। वित्त मंत्री बोलती भी हैं तो झूठे सपने दिखाती हैं, जिससे जनता की उम्मीदें टूट जाती हैं। लेकिन अब आरबीआई ने थोड़ी राहत के संकेत दिए हैं। केंद्रीय बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क में बदलाव की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क यानी कि एमपीएफ पिछले 3 साल से काम कर रहा है, लेकिन केंद्रीय बैंक आंतरिक तौर पर इस बात का विश्लेषण कर रहा है कि एमपीएफ कितना कारगर रहा है। इस बारे में जरूरत पड़ने पर आरबीआई सरकार के साथ बातचीत करेगा। आपको बता दें कि मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत आरबीआई हर 2 महीने पर देश की इकोनॉमी को लेकर चर्चा करता है। ये बैठक 3 दिनों तक चलती है और इसकी अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नर करते हैं। इसी बैठक में रेपो रेट कटौती को लेकर फैसले लिए जाते हैं। अब मॉनिटरिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क में बदलाव के संकेत दिए जा रहे हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट कटौती की रफ्तार में काफी सुधार हुआ है। उम्मीद है कि आगे कटौती की रफ्तार तेज होगी। अब आरबीआई तो राहत के संकेत दे रहा है, लेकिन सवाल उठता है कि ये राहत मिलेगी कैसे? जब तक रेपो रेट कम नहीं होगा तब तक जनता पर महंगाई का बोझ भी कम नहीं होगा। पिछले 2 बार से आरबीआई ने कीमतों में कटौती नहीं की है, जिससे लोगों को ईएमआई भरना भारी पड़ता जा रहा है। इस स्थिति के बावजूद आरबीआई लोगों को उम्मीद की किरण दिखा रहा है, लेकिन अब देखना होगा कि ये भरोसा वाकई सच निकलेगा या फिर सरकार के वायदों की तरह हवा हवाई होगा।
तो दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।